छात्रों, आज हम जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखित साक्षात्कार के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। प्रमुख कृतियाँ फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह, अज्ञेय पत्रावली, निबंध, अंतहीन आकाश, यह यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, यात्रा संस्मरण, अस्थि और भौती, यह आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि प्रसिद्ध है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। नागर जी देखेंगे हम। अमृतलाल नागर जी से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की क्या बातचीत थी, उन्होंने की क्या सवाल उनसे पूछे साक्षात्कार में। साक्षात्कार यानी एक प्रकार की मुलाकात होती है, इंटरव्यू। तो देखेंगे हम। तिवारी जी नागर जी से पूछते हैं, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की और ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? माहौल यानी एक प्रकार से वातावरण कैसा था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तो किस प्रकार से आपने, किससे प्रेरित, प्रोत्साहित होकर आपने लिखना शुरू किया? यह सवाल यहाँ पर तिवारी जी ने नागर जी से पूछा है। नागर जी क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था, आरंभ में बंकिम के उपन्यास थे, शरद चंद्र को बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो उस आगे तिवारी जी दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी कहते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस समय अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब कहो लाठी खाए। तो इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तो उनकी पहली जो कविता थी वह है कब लो कहो लाठी खाए। और आगे तीसरा सवाल पूछते हैं तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? फिर जवाब देते हैं नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि पढ़ने में थी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया यानी बहुत असर मुझ पर डाला। तो आगे वह सवाल पूछते हैं,
क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? तो हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो देखिए, अगर वह गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, सक्रिय हिस्सा लेते थे, तो फिर वह लिखने की उनकी रुचि जो है वह कम हो जाती थी, उस पर ध्यान वह नहीं दे पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उनका रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी आगे कहते हैं, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो अपने समाज से ही उभरी है। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था। वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, आरंभिक असर है, थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः यहाँ होती रहती थी। उनमें खूब बातें होती थी, हर तरह की। फिर तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? यह सवाल उन्होंने पूछा। नागर जी कहते हैं, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, गोपाल राय, गमहरी, प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे। अजानुबाहु यानी एक प्रकार से घुटनों तक जिनकी लंबी भुजाएं थी, हाथ थे। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931-1937 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। फिर आगे तिवारी जी कहते हैं, पुराने साहित्यिकों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो नागर जी कहते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी में यानी नवजात शिशु को जो पिलाई जाने वाली आयुर्वेदिक औषधि होती है उसे घुट्टी कहा जाता है। और उन्हें बचपन में यानी जब वह शिशु थे, छोटे थे, तो उसी समय उनके बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तो बचपन से ही उन्हें यह रामचरितमानस जो है तुलसीदास लिखित, तो उसे पढ़वाया जाता था, सुनाया जाता था। श्लोक जो है उसके याद करवाए जाते थे और इसलिए उन्होंने कहा, तुलसीदास तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। तिवारी जी आगे पूछते हैं, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? तो नागर जी कहते हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है।
सूर्य पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। तो फिर उनका कहना था कि आँख या मन, इनमें से कौन देखते हैं? तो आँख माध्यम है, देखने वाला जो है वह मन ही होता है। और इसीलिए नेत्रहीन जो है तो उनमें एक प्रकार से कुछ देखने की क्षमता जो है वह ज़्यादा होती है आँखों वालों से भी, क्योंकि वह मन से देखते हैं। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है, यानी परीक्षा की है? हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो देखिए, पाठक जो है, पढ़ने वाले जो है, तो वह अपनी प्रतिक्रिया जो है उन्हें लिखकर भेजते थे, उनके लेखन के बारे में उपन्यासों के बारे में, और उससे उन्हें अपनी लेखन की परख वह उससे करते हैं कि उनका लिखान जो है वह पाठकों को पसंद आ रहा है या नहीं। तिवारी जी आगे पूछते हैं, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, यानी बहुत घूमे हैं आप। तो नागर जी कहते हैं, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। नहीं, मैंने बहुत चरित्र देखे और उन्हें समझने का भी मुझे मौका मिला। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी कहते हैं, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उनकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। तिवारी जी आगे पूछते हैं, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया। हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तो देखिए, जो लेखक होते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए, सच्ची जानकारी हासिल करने के लिए जिन पर वह लेखन कर रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल करने प्रत्यक्ष उनके यहाँ जाना पड़ता है, उनके रीति रिवाजों का अभ्यास करना पड़ता है। तो यहाँ पर नाचो बहुत गोपाल ये उन्होंने जो लिखा है तो उसके लिए उन्हें सफाई कर्मियों के लिए, यानी जो कर्मचारी होते हैं, तो उनकी बस्तियों में उन्हें जाना पड़ा था और वहाँ से उनके रीति रिवाजों का अध्ययन कर फिर उन्हें अपने इस किताब में नाचो बहुत भोपाल में उन्हें जो कुछ उनके बारे में लिखना था तो वह फिर लिख पाए थे। तिवारी जी आगे पूछते हैं, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग मानते हैं? नागर जी कहते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिसमें जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सत्ता है। तिवारी जी कहते हैं, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। हाँ हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी, यानी एक मनुष्य के अंतर मन की आंखें जो है वह बनाएगी। फिर ना तिवारी जी पूछे, नागर जी,
हम लोगों ने आपको बहुत समय लिया आपका, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया, यानी ऐसा और भी हमने ध्यान नहीं दिया। तो नागर जी कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यानी तुम यह इच्छा व्यक्त करो, भगवान से यह प्रार्थना करो कि जब तक मैं जिंदा हूँ लिखता रहूं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छा आखिरी में जाहिर की, और इस प्रकार से इनका यह इंटरव्यू जो है वह समाप्त हुआ। तो यहाँ कुछ आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, कुछ स्वाध्याय दिया गया है, तो इनको आपको पूर्ण करना है और फिर आपको भेजना है। व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी आपको स्वाध्याय भेजना है।